स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेड एक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। तो स्टूडेंट्स, फॉर ऑल 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग एनसीईआरटी डी कोड। इस एनसीईआरटी डी कोड में हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के डिटेल लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, विच विल इंक्लूड योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टॉपिक्स इन डिटेल। Students, so the course will start on 2nd October and it will finish by 12th November. What are the key features of the course, students? इस कोर्स में हम एनसीईआरटी को हाईलाइट करेंगे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, समझाएंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, विच विल इंक्लूड योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल प्लानिंग हमने कर ली है, आप यहां देख सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स बिल्कुल प्लान तरीके में हम कवर करवाएंगे बच्चों। ये कोर्स प्लानर जो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से जुड़िए एकेड एक्सेल के साथ और अपनी बोर्ड्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दीजिए। तो स्टूडेंट्स, मच अवेटेड 10th बोर्ड में एनसीईआरटी डिकोड की सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम आपके साइंस के लेक्चर्स को आज से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन आपका साइंस का आपको यहीं पर मिल जाएगा बच्चों। तो मैं आपके बायोलॉजी के लेक्चर्स लूंगी। तो साइंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हाई वेटेज जो है वो बायोलॉजी की साइड है। 30 मार्क्स की बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है बोर्ड्स के अंदर, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें से एवोल्यूशन का पार्ट कट हो गया है, एंड आर एनवायरमेंट। सो बच्चों, अब जब अपन लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद व्हाट ऑल थिंग्स वी विल लर्न, we will understand that what is living, we will explore that what vital activities are required to be in the state of living। साथ में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस की अगर बच्चों में यहां पर बात करूं, तो सबसे ज्यादा वेटेज लिया हुआ टॉपिक जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो वेटेज में हाईएस्ट वेटेज है लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेसेस में खुद में सब पार्ट्स है, जिसमें पहला पार्ट आता है बच्चों न्यूट्रिशन, फिर आता है इसमें रेस्पिरेशन, देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन, जिसको सर्कुलेशन भी कहा जाता है, देन कम्स एक्सक्रीशन। और इन सब टॉपिक्स को समझने से पहले एनसीईआरटी आपको समझाती है दैट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सारा यूनिट मिलाकर एक चैप्टर बनता है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो हाई वेटेज है, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बच्चों, तो यहां से एमसीक्यूज बनते हैं, यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है और लॉन्ग आंसर्स। ये सारी चीजें इन 4 टॉपिक से मिलकर बनते हैं। और इस बार बोर्ड ने बोला है कि बोर्ड का सैंपल पेपर अगर अपन देखें तो हाई वेटेज है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कहां से आ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस से आ रहे हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि एट एकेड एक्सेल हम पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको रीड कर कर समझाएंगे, बताएंगे और आपके नोट्स भी बनवाएंगे, साथ साथ पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस की पूरी प्रिपरेशन आपकी इसी चैनल पर हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं एंड we'll start our discussion of biology with life processes. So बच्चों, what are basically life processes? So life processes ऐसे processes हैं, ऐसे events हैं जो कि हमें जिंदा रहने के लिए, alive रहने के लिए important है। So all the vital activities which are required to remain, all the vital activities which are required to remain alive are called as life processes। तो अब आप सोचो एक बार लॉजिकली,
कि आपको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए। आपको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले यू नीड फूड, यू नीड एयर, यू नीड ट्रांसपोर्टेशन एंड यू नीड टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट का रिमूवल आपको बॉडी से चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज जब आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं, दैट मीन्स लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं। इनमें से एक को भी अगर मैं बंद कर दूं तो लाइफ को सस्टेन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है दैट फूड का इंटेक, न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ न्यूट्रिशन। एयर का एक्सचेंज होना कम्स अंडर रेस्पिरेशन, जहां पर आप एटीपी बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन में अब जो फूड अब्सॉर्ब हुआ है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हुए हैं, या प्लांट्स के केस में फूड बना है, दैट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज बेसिकली द सर्कुलेशन। एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट इज बेसिकली योर एक्सक्रीशन। सो लाइफ प्रोसेस will deal with the detailed discussion of nutrition, respiration, circulation and excretion। तो एक एक करके अपन इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी आपको डिटेल में समझाती है दैट एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस किसके अंदर हो रहे हैं? अलाइव ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं। तो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये फैक्ट समझना पड़ेगा कि अलाइव कौन है और डेड कौन है, नॉन लिविंग कौन है। उसके बीच में जब हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो ही हम बेटर तरीके से आपको ये बता पाएंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या रोल प्ले करते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, हाईलाइट करते चले जाएंगे एनसीईआरटी के पार्ट्स को, और जहां पर नोट्स बनाने की जरूरत होगी मैं साथ के साथ नोट्स भी बनाती चली जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस between that what is alive and what is not alive। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बोलती है कि we need to understand कि alive कौन है और not alive कौन है। If we see a dog running, अगर हम एक कुत्ते को भागते हुए देखते हैं, और a cow chewing cud, अगर किसी गाय को खाना चबाते हुए देख रहे हैं, या फिर किसी आदमी को देख रहे हैं चीखते हुए, तो डेफिनेटली हम जानते हैं दैट दे ऑल आर लिविंग बींग्स। दैट मीन्स अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कुछ एक्ट करते हुए देख रहे हैं, पता है वो जिंदा है। लेकिन अगर ये डॉग सो रहा है, काऊ भी सो रही है, आदमी भी सो रहा है, तो वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो जिंदा है या मरे हुए? ऑब्वियसली वो जिंदा है। आप क्या करोगे? सांस देखोगे कि हाँ सांस चल रही है ना, पेट ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ दैट मीन्स ये अभी जिंदा है। ठीक है। What if the dog or the cow or the man were asleep? We would still think that they were alive, but how do we know that? We see them breathing, हम उन्हें सांस लेता हुआ देखेंगे, so we know that they are alive, है ना। आपने देखा होगा मूवीज में या सीरियल्स में कोई आदमी ऐसे लेटा हुआ है, मर गया है या एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करा, तो सबसे पहले यहां पर हाथ रखते हैं, हाँ हाँ सांस ले रहा है, यहां हाथ रखते हैं, हाँ हाँ नस चल रही है, पेट देखते हैं, हाँ ऊपर नीचे हो रहा है, दैट मीन्स वो जिंदा है। एनसीईआरटी फिर क्वेश्चन आपसे पूछ रही है, व्हाट अबाउट प्लांट्स? तो प्लांट्स का क्या? प्लांट्स तो कोई वाइटल एक्टिविटी शो नहीं कर रहे, ना तो प्लांट्स खाना चबा रहे हैं, ना वो सांस लेते हुए दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि प्लांट्स लिविंग हैं या नहीं है? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन। कुछ बच्चे बोलेंगे कि प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं तो जिंदा है, कई बोलेंगे कि प्लांट्स हमें ग्रोथ शो करते हैं, बढ़ते हुए दिखते हैं, तो फिर वो जिंदा है। ठीक है। What about plants that have leaves of colors other than green? तो एनसीईआरटी अब आपसे पूछ रही है कि उन प्लांट्स का क्या जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं है, जैसे कि मनी प्लांट, तो क्या वो जिंदा नहीं है? दे ग्रो ओवर द टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ठीक है पत्तियां हरी नहीं है तो क्या हो गया, बट प्लांट हमें ग्रोथ करता हुआ तो दिख रहा है मैम, मैं तो इतना छोटू सा प्लांट लाया था अब इतना बड़ा हो गया, दैट मीन्स अब यहां पर ग्रोथ हो रही है, देन दे आर अलाइव। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। यहां अंडरलाइन करेंगे कि आप कैसे पता लगा रहे हो कोई जिंदा है, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, पॉइंट नंबर 1।
कौन सा मूवमेंट हो सकता है? ईदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज अ कॉमन एविडेंस ऑफ बीइंग अलाइव। तो ये हो गया आपका पॉइंट 1 कि आप कैसे बता रहे हो कि कोई जिंदा है या नहीं है, साथ साथ लिखते चले जाएंगे। हाउ डू वी नो दैट समवन इज लिविंग और नॉट? तो सबसे पहला आप बोल रहे हो मूवमेंट। अब ये मूवमेंट जो है इट कुड बी रिलेटेड टू ग्रोथ और नॉट। बट अगर यहां पर मूवमेंट हो रहा है दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव है। आगे देखते हैं। But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe even without visible movement. So using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. तो यहां पर एनसीईआरटी ने बहुत कम शब्दों में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल दी हैं। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि मूवमेंट एक फीचर हो सकता है अलाइव होने का, बट movement alone movement alone cannot be used as the defining feature. डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो आपको सारे प्लांट्स बहुत विजिबल ग्रोथ शो नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको विजिबल मूवमेंट्स ऑफ ब्रीदिंग भी शो नहीं करेंगे, बट देन ऑल्सो दे आर अलाइव। सो वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अलाइव एंड नॉन अलाइव इज डेफिनेटली मूवमेंट। बट सिर्फ मूवमेंट से आप ये डिस्टिंग्विश कर पाओ कि कोई अलाइव है या अलाइव नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे लिविंग फीचर्स ऐसे हैं या लिविंग कैरेक्टर्स ऐसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो विजिबल मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। Movements over very small scales will be invisible to the naked eye as the movement of the molecules. आपके सेल के अंदर जो molecules move कर रहे हैं they are not visible to the naked eyes. For example, is this invisible molecular movement necessary for life? क्या ये molecular movement life के लिए necessary है? तो बच्चों हमेशा याद रखना, yes, this molecular movement is very essential for life. It is essential for life. If we ask this question to professional biologists, तो अब एनसीईआरटी कहां चली गई, प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट के पास चली गई और वो डेफिनेटली बोलेंगे यस। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट अगर हो रहा है तो दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए तो वायरस का क्या। वायरसेस बच्चों ऑब्लिगेट पैरासाइट है, वो लिविंग होस्ट के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तो वायरस अगर आपकी बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर आते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, वो लिविंग कैरेक्टर्स शो करने लग जाते हैं। इसीलिए वायरसेस को क्या बोला गया है, एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस ना तो कंप्लीटली लिविंग की कैटेगरी में आता है ना ही नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है। एग्जैक्टली यही यहां पर लिखा हुआ है। इनफैक्ट viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why it is a controversy that whether they are truly alive or not. Why are molecular movements needed for life? तो एनसीईआरटी ने एक और सवाल दागा कि molecular movements लाइफ के लिए क्यों जरूरी हैं। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues. टिश्यूज सेल के बने हुए हैं, टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बना सकते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं, और ऑर्गन सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। ठीक है,
Because of the effects of the environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creature must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. So molecular movement एक ऐसा feature है बच्चों which is regarded as the defining feature of living. चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, फंजाई हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स हो, इन सब में कॉमन चीज क्या है? दैट दे ऑल विल शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट. तो यहां पर जहां अपन नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे वहां पर डेफिनेटली अपन सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, दैट इज molecular movements. These movements are present in all organisms which fall under the category of living, which fall under the category of living. तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब हो गया बच्चों कि सेल के अंदर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं दे आर रिगार्डेड एज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. और जब तक सेल के अंदर ये मूवमेंट्स हो रहे हैं तब तक आप उस ऑर्गेनिज्म को या उस पर्टिकुलर सेल को लिविंग मानोगे. एक बार ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स रुक गए तो फिर वो सेल इज नो लॉन्गर अलाइव, वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा. इसीलिए प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग फीचर. ये क्या है? ये एक डिफाइनिंग फीचर है. डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या हुआ बच्चों? यहां पर ध्यान से समझो. डिफाइनिंग फीचर का मतलब हुआ ऐसा कोई फीचर जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है विदाउट एक्सेप्शन और किसी भी नॉन लिविंग चीज में प्रेजेंट नहीं है. अब मेरे हाथ में ये मार्कर है ना, ये मेरे हाथ में एक रिमोट है. क्या इसके अंदर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है? डेफिनेटली नहीं हो रहा. क्या मेरे सेल के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है? बिल्कुल हाँ. अगर मेरे अंदर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होने बंद हो गए तो मेरा वो पर्टिकुलर सेल और उन पर्टिकुलर सेल से बने हुए टिश्यूज या ऑर्गन के अंदर भी नेगेटिव इफेक्ट जाएगा एंड वो क्या होंगे? वो डेड होने लग जाएंगे. सो दीज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहां तक क्लियर है? यहां तक एनसीईआरटी समझ में आ गई? आगे देखते हैं. अब एनसीईआरटी आपसे पूछती है दैट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन इफ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर. मतलब अगर आपका बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है या उस पर्टिकुलर टाइम पर नॉन फंक्शनल है तब भी मेंटेनेंस एक्टिविटीज जो है, मेंटेनेंस के जो फंक्शंस हैं वो चलते रहने चाहिए, काम चलता रहना चाहिए. ठीक है, आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप मैथ सॉल्व नहीं कर रहे हो या कुछ भी आप ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेन एट ईज पर है. उसका जो मेंटेनेंस है, उसका जो रिपेयर है, उसका जो काम करने का तरीका है वो डेफिनेटली कांस्टेंट चल रहा है. So the maintenance function of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are called as life processes. तो ऐसे processes which together perform the maintenance job is called as life processes. ये वो वाइटल एक्टिविटीज हैं जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए. इट इज रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंटली. इट इज रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंटली टू मेंटेन लाइफ. ठीक है, तो आप ऐसे सोच सकते हो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब मैं सो रहा हूं
तब मेरा माइंड क्या काम कर रहा है? तो व्हेन यू आर डीप अस्लीप, तो क्या आप सांस नहीं ले रहे हैं? उसमें आपका माइंड काम कर रहा है। क्या आपकी किडनीज ने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो रोक दिया? क्या यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है? क्या आपका हार्ट उस टाइम पर कॉन्स्टेंटली बीट नहीं कर रहा है? तो इन सब एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका ब्रेन तो इन्वॉल्व है ही सही. So whether you are doing a particular function or you are not doing a particular function, आपके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके काम करने से ही आप जिंदा रह पाओगे. और उन्हीं प्रोसेसेस को कंबाइंडली क्या कहा जाता है? दीज प्रोसेसेस कंबाइंडली आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, आगे चलते हैं. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. तो आपकी बॉडी में अगर कोई भी काम हो रहा है, या तो कोई नया सब्सटेंस बन रहा है या ऑलरेडी बना हुआ सब्सटेंस अगर टूट रहा है, दैट मीन्स अगर एनाबॉलिज्म हो रहा है या कैटाबॉलिज्म हो रहा है या दोनों साथ में चल रहे हैं, उन सब एक्टिविटीज को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए. This energy comes from outside the body of individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside to the body of the organism, which we all call food. That means आप देखो NCERT ने कितनी अच्छी बात बोल दी, कितने कम शब्दों में पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए. आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी. ये एनर्जी आपको किससे मिलेगी बच्चों? ये एनर्जी आपको मिलेगी फूड से. इस एनर्जी से आप कर पाओगे एक्टिविटीज. ठीक है, एनर्जी आपको किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी के फॉर्म में. कहां से मिलेगी? फूड से मिलेगी. ठीक है, अब ये फूड आपको कहां से मिलेगा? अब अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, तो आपको खाना मिलेगा या तो प्लांट से या आपको खाना मिलेगा दूसरे एनिमल से. तो एनसीईआरटी ने यहां पर दो लाइफ प्रोसेस आपको साथ में ही समझा दिए. फूड लेना, न्यूट्रिशन हो गया, और यहां से एनर्जी जो बनी, ये एनसीईआरटी ने आपको बता दिया रेस्पिरेशन. तो यहां दो लाइफ प्रोसेस एनसीईआरटी ने नटशेल में ही समझा दिए. आगे देखते हैं. And this process is called as nutrition. If the body size of the organism is to grow, additional raw materials will also be needed from outside. Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also called as carbon based. तो ये food जो organism को मिल रहा है, वो nutrition किस फॉर्म में मिल रहा है बच्चों? या तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिल रहा है, या प्रोटीन के फॉर्म में मिल रहा है, या फिर आपको फैट्स के फॉर्म में मिल रहा है. ठीक है, और तीनों ही कैसे हैं? कार्बन बेस्ड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है. सो जितनी भी चीजें आप खाने के लिए ले रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट फूड के फॉर्म में, तो वो कैसे हैं बच्चों? वो सारे कार्बन बेस्ड है. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसका बॉडी टाइप कैसा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, उसके हिसाब से वो इस फूड को जो कि कार्बन बेस्ड है उसको अपने अपने तरीके से यूज करेगा. जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को तो आप दाल चावल नहीं खिला रहे हो ना बेटा, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो उनके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे दूं और बोलूं ग्लूकोज बना लो, आप नहीं बना सकते. आप क्या करोगे? आप रेडीमेड ग्लूकोज लोगे, रेडीमेड कार्बोहाइड्रेट लोगे. तो इसीलिए प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग हो जाएगा. ऐसे ही एनिमल्स के अंदर क्या फंजाई का और अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है? नहीं. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सब अपने अपने तरीके से इस कार्बन बेस्ड फूड को यूज करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. एनवायरमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है. These sources of energy therefore needed to be broken down or built up in the body
and must be finally converted to a uniform source of energy. और ये uniform source of energy जो है बच्चों, that can be used for various molecular movements. तो ये जो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर गया, उस ग्लूकोज से जो एटीपी बनी, उस एटीपी से अब आप अपने डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो आप कर सकते हैं. ठीक है. A series of chemical reaction in the body are necessary. Oxidizing, reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. इस पर स्टार मार्क कर लीजिए बच्चों, ये डायरेक्ट एमसीक्यू यहां पर बन सकता है कि सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में चल रहे हैं वो कैसे है. रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी साइमल्टेनियसली हो रहा है. ठीक है. अगर मैंने ये एक सपोज ये इलेक्ट्रॉन है ना, अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर दिया तो मैंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया. ठीक है. तो मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. जिसने आगे उसे लिया उसका रिडक्शन हो गया. ठीक है. तो यहां साथ साथ में क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस चल रहे हैं, एंड दे आर द मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी. These processes of acquiring oxygen from outside of the body and use it in the process to break down food is called as respiration. तो यहां पर इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, रेस्पिरेशन बोला जाता है. सो व्हाट इज बेसिकली रेस्पिरेशन, अगर अपन यहां पर नोट्स बनाए. सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. तो यहां पर एनसीईआरटी ने आपको सेकेंड लाइफ प्रोसेस समझाया है जिसको कहा है रेस्पिरेशन, कि ऑर्गेनिज्म किसी भी मैकेनिज्म से फूड को जब अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है तो उस फूड का ब्रेकडाउन टू लिबरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. ठीक है. आगे चलते हैं. इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, in the case of single celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? जैसे in multicellular organism, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not be able to meet all the requirements of the cell. एनसीईआरटी यहां पर हमको समझा रही है कि अगर मैं एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये अमीबा है, इसको कंपेयर करूं एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, तो फर्क क्या है बच्चों, ये यूनिसेल्युलर है, सिंपल है, तो यहां पर नो प्रॉपर ऑर्गन्स प्रेजेंट. ठीक है, ऑर्गन्स प्रेजेंट यहां पर नहीं है प्रॉपर, तो सरफेस से ही CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा, सरफेस से ही अमोनिया या जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो निकल जाएगा. जो कुछ भी होगा बच्चों वो इस मेम्ब्रेन से ही हो जाएगा, जो कुछ भी होना है वो इसकी इस मेम्ब्रेन से ही हो जाएगा, बिकॉज ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना. ये पूरा सेल जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है. पर बच्चों क्या ये इस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस के केस में पॉसिबल है? हम कैसे हैं, वी आर मल्टी सेल्यूलर, वी हैव complex body design, we have well defined organ system present,
वी हैव वेल डिफाइंड हमारे पास एक वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सोचो, क्या आपका बॉडी का एक एक सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है क्या? नहीं है। इसीलिए डिफ्यूजन जो है इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस और ट्रांसपोर्टेशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यही एनसीईआरटी ने यहां पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है दैट in multicellular organisms all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. The simple diffusion will not be able to meet the requirement of the cells. और क्यों नहीं है एक एक सेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है। क्योंकि क्या है? कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है। और साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इतने सारे सेल्स की, सेल्स have different requirement of ऑक्सीजन। ठीक है, तो हर एक सेल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वेरिएबल है, इसीलिए भी डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है टू मीट द डिमांड्स ऑफ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे चलते हैं। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissue. We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue. However, this possesses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organism while all parts of the body need them. This situation creates a need for transport system for carrying food and oxygen from one part of the body to another part. तो एनसीईआरटी यहां पर बहुत क्लियरली क्या समझा रही है बच्चों? देखो, इस बात को समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। यहां पर अपन प्लांट्स और एनिमल्स का एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। प्लांट्स आप सबको पता है, प्लांट्स के पास रूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये रूट्स क्या करती हैं बच्चों? ये रूट्स जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अब्सॉर्ब करती हैं। ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। सो रूट्स टेक अप द वाटर, ये वाटर रूट्स में आ गया। अब ये पानी अल्टीमेटली कहां जाना चाहिए बच्चों? ये पानी अल्टीमेटली कहां जाना चाहिए? प्लांट की लीफ के पास जाना चाहिए, पर सारा पानी तो यही रूट्स के पास आ गया। दैट मीन्स रूट से लीफ तक पानी को भेजने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट है, और हम सब जानते हैं दैट स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज कॉल्ड एज, उस स्पेशलाइज्ड टिश्यू को क्या कहा जाता है बच्चों? जाइलम कहा जाता है। वो क्या करेगा? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर की तरफ करेगा। अब लीफ क्या बनाती है बच्चों? लीफ ने बनाया खाना। लीफ ने क्या बनाया बच्चों? लीफ ने बनाया खाना। ठीक है, ये बन गया फूड। इस फूड को नीचे की डायरेक्शन में भेजना है रूट के पास, तो यहां पर भी क्या है हमारे पास? एक स्पेशलाइज्ड ट्यूब प्रेजेंट है जिसका नाम है फ्लोएम। उससे खाना कहां हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमंस के एग्जांपल से चलते हैं बच्चों। आपने जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करा, एयर को इनहेल करा, तो ये पूरा ऑक्सीजन कहां आ गया आपका? इट कम्स इन द एल्वियोलाई। ये कहां आ गया? आपके एल्वियोलाई में आ गया। अब एल्वियोलाई किसके कांटेक्ट में होते हैं? एल्वियोलाई कांटेक्ट में होते हैं ब्लड वेसल के। ठीक है, एल्वियोलाई किसके कांटेक्ट में है? एल्वियोलाई कांटेक्ट में है ब्लड वेसल के। अब ये ब्लड क्या करेगा? ये ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को
एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां आ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा, और ब्लड अब इस ऑक्सीजन को हार्ट की मदद से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। एग्जैक्टली एनसीईआरटी यहां पर आपको यही समझा रही है बच्चों कि आपका ऑक्सीजन और फूड का कंसेंट्रेशन, वाटर का कंसेंट्रेशन किसी एक पार्ट पर अगर ज्यादा है तो एक स्पेशलाइज सिस्टम प्रेजेंट है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में मदद कर रहा है। तो यहां पर लाइफ प्रोसेस जो एनसीईआरटी बता रही है दैट इज बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के केस में इट विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। और अगर मैं ह्यूमंस के बारे में बात करूं तो यहां पर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा अलोंग विथ हार्ट। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं। When these chemical reaction use the carbon sources and the oxygen for energy generation, they create byproducts. Obviously, अब आपकी बॉडी के अंदर जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो उन केमिकल रिएक्शंस के कोई ना कोई एंड प्रोडक्ट्स निकलेंगे। जो एंड प्रोडक्ट्स निकलेंगे बच्चों, अगर वो यूजफुल है तो हमारी बॉडी उन्हें या तो यूज करेगी या स्टोर करेगी। जितने भी टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, और उसी प्रोसेस को, उसी लाइफ प्रोसेस को क्या कहा गया है? दैट लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑल टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, the waste byproducts are therefore needed to be removed by the body and discarded outside the process which is called as excretion. Again, if the basic rules for body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cell to the excretory tissue. आपकी बॉडी का हर एक सेल कुछ excretory waste बना रहा है, वो ब्लड के थ्रू अपने एक्सक्रीटरी एरिया पर जाएगा और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जैसे आपकी बॉडी का हर एक सेल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर आ रहा है आपकी लंग्स तक, और लंग से आपने उसे बाहर निकाल दिया। यू आर एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज वी टॉक। आप मेरी बात सुनते सुनते ही कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर रहे हो। जितना भी प्रोटीन का एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो पूरा एक्सक्रीटरी वेस्ट ब्लड किडनी के पास लेकर जाएगा, किडनी ब्लड को छानेगी और वेस्ट को थ्रू यूरिन बॉडी के बाहर निकाल देगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। Now let us consider the various life processes which are essential to maintain the life one by one, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से, which will be followed by respiration, transportation and finally excretion. तो बच्चों, अब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चंस को डिस्कस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों दैट हाउ डू वी नीड टू राइट आंसर इन द कॉपी। क्योंकि जो इन्विजिलेटर, जो एक्सटर्नल आपकी कॉपी को चेक करेगा बच्चों, वो आपको नहीं जानता है, उसने आपका हार्डवर्क नहीं देखा है, उसने आपकी पूरी जर्नी नहीं देखी है। सो व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यू एंड द एक्सटर्नल is the answer copy that you are writing. तो प्लीज उस आंसर कॉपी को इतना बेस्ट प्रेजेंट करिए कि वो एक्सटर्नल जो है वो फोर्स हो जाए आपको बहुत बढ़िया मार्क्स देने के लिए। इसीलिए आंसर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आंसर को लिखने के लिए बच्चों 3 पार्ट हैं। वन इज द इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज द मेन बॉडी एंड थर्ड इज द कंक्लूजन। चाहे आंसर 5 नंबर का हो, 3 नंबर का हो या 2 नंबर का हो, ट्राई टू फॉलो द स्टेप। फिल्टर लगा लीजिए, कहीं पर एक्सप्लेनेशन बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग आंसर है, कहीं पर एक्सप्लेनेशन को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर का है। तो देखते हैं क्वेश्चन जो यहां पर दे रखा है, दैट इज व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो यहां पर आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? देखो मैं आपको प्रेजेंट करना बता रही हूं, पहली लाइन क्वेश्चन से ही उठा लीजिए। Diffusion is insufficient
to meet the O2 requirement of multicellular organisms because सबसे पहले एनसीईआरटी का पॉइंट आना चाहिए क्योंकि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? ऑल द सेल्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट all the cells are not in contact with the external environment। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? the oxygen requirement of each cell is वेरिएबल। किसी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कम चाहिए। लास्ट में आप क्या लिखेंगे? सो डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बट नॉट सफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो 3 पार्ट हो गए आपके आंसर के। मैं लिख देती हूं यहां पर। So, the O2 needs of unicellular organism can be done by diffusion but not possible in case of multicellular organisms। सो देखो, इंट्रोडक्शन 2 पॉइंट एंड द कंक्लूजन। तो यहां पर एक्सटर्नल आपके मार्क्स काटेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? आंसर लिखेंगे, द क्राइटेरिया which best decides that something is alive or not is presence of molecular मूवमेंट। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट प्रेजेंट है तो अलाइव है। कंक्लूड कैसे करोगे आप इसे? मॉलिक्यूलर मूवमेंट दैट इज the movement seen in cell, that is the movement seen in cells are not seen in case of non-living structure but present in all living organisms। so मॉलिक्यूलर मूवमेंट का प्रेजेंट होना इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ बीइंग अलाइव और नॉट। तो ये आपका एक वेल प्रेजेंटेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म?
तो यहां पर ऑर्गेनिज्म इन्होंने क्लियर नहीं बोला कि ये ऑटोट्रॉफ के बारे में बात कर रहा है या हीट्रोट्रॉफ के बारे में बात कर रहा है। तो हम जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द नीड ऑफ रॉ मटेरियल इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर यहां पर आप लिखें प्लांट्स, ब्रैकेट में लिखें ऑटोट्रॉफ्स। रॉ मटेरियल्स नीडेड बाय प्लांट्स आर, ये प्लांट को रिप्रेजेंट करिए, रॉ मटेरियल्स नीडेड आर CO2 and water. It will produce glucose. ठीक है, अब बात करें अपन एनिमल्स की, जो कि हो गए हीट्रोट्रॉप्स। रिप्रेजेंट करिए एनिमल्स को, ये एनिमल्स हो गए। रॉ मटेरियल क्या चाहिए इन्हें? दे फ्रॉम आउटसाइड दे विल नीड ग्लूकोज एंड इट विल प्रोड्यूस ATP। तो प्लांट और एनिमल के रॉ मटेरियल्स ही क्या हो गए बच्चों? अलग अलग हो गए। प्लांट्स को क्या चाहिए? आउटसाइड एनवायरमेंट से, एक्सटर्नल सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। ये क्या है? ये प्लांट्स को रिप्रेजेंट किया अपन ने। ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? एनिमल, हीट्रोट्रॉफ। उसको आउटसाइड से क्या चाहिए? ग्लूकोज, या फिर उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। और उस फूड के ब्रेकडाउन से वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ATP और एनर्जी। और इसी एनर्जी से ही विल परफॉर्म वेरियस प्रोसेसेस। तो इतना आंसर अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करोगे बच्चों, तो आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो यहां पर आप कैसे प्रेजेंट करेंगे अपना आंसर बच्चों? सो ये हो गए हमारे लाइफ प्रोसेसेस। कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं? पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। दूसरा लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तीसरा लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट है एक्सक्रीशन। अब नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं इस क्वेश्चन के और आपके पास टाइम कितना है, उसके हिसाब से आप इसको क्विकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन क्या होगा? बेसिकली इनटेक प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स
ये न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और एक्सक्रीशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स। तो बच्चों यहां पर लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ प्रोसेस स्टार्ट ही इस इंट्रोडक्शन से हो रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेंड टू स्किप द पार्ट और वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि सही नहीं है। पहले बेस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, प्लस यहां से भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। सो अच्छे से पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी को रीड करिए, एक एक लाइन को समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन।